गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो कल हम लोगों ने स्टेम सेल्स क्या होता है पढ़ा, जाना। और अब जो है आज हम लोग यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स इन मैन, माने मानव में स्टेम सेल की उपयोगिता पढ़ेंगे। तो मानव में स्टेम सेल की क्या उपयोगिता है? कल के भी टॉपिक में आपने बहुत कुछ जाना कि स्टेम सेल से हम तरह तरह के ऊतक कोशिकाओं के समूह बना लेते थे, उनको डिफ्रेंशिएट करके विभिन्न प्रकार के ऊतक और कोशिकाएं बना लेते थे और विभिन्न रोगों में उनका उपचार, उनका प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो मानव में ये यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने दे रखा है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में मानव में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पहला, स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग में तो स्टेम सेल की कोशिकाओं द्वारा कृत्रिम रूप से त्वचा तैयार कर लिया जाता है और ऐसे पेशेंट जिनमें आग से जलने या झुलसने से अथवा एसिड के द्वारा जलने या झुलसने से अथवा कोई भयंकर दुर्घटना में उनके त्वचा का क्षतिग्रस्त हो जाने पर ऐसे पेशेंटों का उपचार कृत्रिम रूप से तैयार स्किन की ग्राफ्टिंग द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से स्टेम सेल द्वारा तैयार त्वचा से कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है ये अपने में पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्टेम सेल के द्वारा जो स्किन तैयार की जाती है उसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होती और हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। त्वचा में जो हेयर्स पाए जाते हैं वो हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, इसलिए इन त्वचा में हेयर्स नहीं बन पाते। इसलिए स्किन ग्राफ्टिंग अपने आप में पूर्ण नहीं होती। दूसरा, ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट। ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया माने ब्लड कैंसर। इसमें WBC की कमी हो जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट के द्वारा जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन द्वारा जो एक्स रेडिएशन द्वारा जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो बार बार के उपचार के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा इसकी जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, वो उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो इसका उपचार करने के लिए यहाँ पे अस्थि मज्जा कोशिका से स्टेम कोशिका द्वारा तैयार अस्थि मज्जा का निरूपण करके, ट्रांसप्लांट करके इसका ट्रीटमेंट संभव होता है। अस्थि मज्जा का कार्य आप जानते ही हो, ब्लड कणिकाओं का, ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। तो कीमोथेरेपी के द्वारा जब अस्थि मज्जा नष्ट हो जाता है तो इसमें फिर रुधिर कणिकाएं नहीं बन पाती है। तो ऐसे इलाज जो है हम स्टेम कोशिकाओं से तैयार अस्थि मज्जा कोशिका के प्रत्यारोपण या निरूपण के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा, हार्ट डिसीज। हार्ट डिजीज में क्या है कि इसमें
ये जो हार्ड पेशी स्तर रोध गलन हो जाता है, माने कि हार्ट का जो पेशी स्तर है उसी का गलन या नष्ट होने लगती है, या यूं कह लीजिए कि सड़न होने लगती है। तो ऐसे रोगियों के उपचार हेतु स्वजात अस्थिमज्जा माने उसी के अस्थिमज्जा के द्वारा तैयार स्टेम कोशिका द्वारा तैयार करके हृदय पेशियां तैयार की जाती है, हृदय पेशी कोशिका तैयार की जाती है या ऊतक तैयार किए जाते हैं और फिर उसका इलाज किया जाता है। उसको माने जो ऊतक पेशियां कोशिकाएं तैयार की जाती है उसका नष्ट हुए भाग में इसका प्रत्यारोपण करके या निरूपण करके इसका इलाज किया जाता है। स्टेम कोशिका द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार पेशियां आदि का निरूपण करके तैयार की जाती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डीफनेस, बहरेपन का इलाज, मनुष्य में बहरेपन का इलाज किया जाता है। ये जो अंतःकरण है इसमें एक पार्ट होता है कॉकलिया, और इस कॉकलिया में श्रवण हेयर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा हमें ध्वनि सुनाई पड़ता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा स्टेम कोशिकाओं से ये अंतःकरण के कॉकलिया हेयर का निर्माण करने में सफलता मिल चुकी है। वैज्ञानिकों को स्टेम कोशिकाओं से कॉकलिया हेयर का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में मनुष्य के बहरेपन का इलाज इन स्टेम कोशिकाओं के तैयार कॉकलियर हेयर्स के ट्रांसप्लांटेशन से, निरूपण से बहरेपन का भी इलाज संभव है। पांचवा, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। कुछ लोगों के कॉर्निया नष्ट हो जाती है अथवा कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है तो व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के इलाज स्टेम सेल कोशिकाओं द्वारा तैयार कृत्रिम कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन द्वारा उनका इलाज किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिकों ने स्टेम कोशिकाओं के द्वारा कृत्रिम कॉर्निया भी तैयार कर लिया है और उसका भी दोषित, जिनमें दोष युक्त कॉर्निया है उनमें इसका प्रत्यारोपण करके अंधेपन का इलाज किया जा सकता है। अगला, अम्बिलिकल ब्लड स्टोरेज। अम्बिलिकल ब्लड स्टोरेज, जैसा कि आप पिछले भी उसमें पढ़ चुके हो कि ये जो भ्रूण नाल होता है, गर्भनाल होता है, इनके रक्त में
ऐसे स्टेम कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तैयार की जा सकती है। तो इन ब्लड का संग्रह कर लिया जाता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसके द्वारा ब्लड कोशिकाओं को तैयार करके इलाज संभव होता है। रुधिर दोष रोगों में इस का उपयोग करके इसका इलाज संभव हो सकता है। इसके अलावा इसी अम्बिलिकल ब्लड में ही कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती है जिनके द्वारा कुछ दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में भी स्टेम सेल कोशिकाओं को तैयार करके, डिफरेंशिएट करके उन्हें तैयार किया जा सकता है। जैसे हड्डी, कार्टिलेज, हृदय पेशियां, मस्तिष्क ऊतक और यकृत ऊतक भी तैयार किए जा सकते हैं और इनका उपयोग इन अंगों के उपचार में किया जा सकता है। ठीक, तो अम्बिलिकल ब्लड का उपयोग जो है हम एक प्रकार की कोशिकाओं से ब्लड कणिकाएं और प्लेटलेट्स आदि तैयार करके रोगी के ब्लड और प्लेटलेट्स आदि का उपचार कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा इनमें और भी ऐसी स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है जिनके द्वारा हम दूसरे प्रकार के कोशिकाएं और ऊतक तैयार कर सकते हैं, जैसे अस्थि ऊतक, कार्टिलेज, मस्तिष्क ऊतक, हृदय पेशियां और यकृत ऊतक भी तैयार कर सकते हैं और इन संबंधित अंगों के रोगों के इलाज में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। अगला उपयोग है टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स। तरह तरह के नई दवाइयों का आविष्कार होता रहता है। जैसे इस समय कोरोना रोग चल रहा है, तो इस कोरोना रोग को रोकने, थामने और के लिए तरह तरह के रिसर्च चल रहे हैं, दवाइयाँ तैयार की जा रही है, लेकिन उन दवाइयों का मानव में उपयोग करने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है। तो सीधे मानव में तो इसका परीक्षण किया नहीं जा सकता, तो कुछ दवाओं का मानव में परीक्षण करने के पहले कुछ जंतुओं में किया जाता है, उनमें इनका प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेम कोशिकाओं के द्वारा ही तैयार ऊतकों के ऊपर जो नई दवाएं तैयार की जा रही है उनका परीक्षण किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। रोग की तो जब हम स्टेम सेल के द्वारा जो ऊतक तैयार करते हैं उनमें उस रोग की प्रकृति भी देखी जाती है और फिर उन दवाओं की टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि इसका सीधा प्रभाव मानव पे नहीं पड़ पाता या दूसरे जंतुओं पर नहीं पड़ता, इससे कोई हानि नहीं होती है। और जब इस पे इसकी सफलता निश्चित हो जाती है तब इसका फिर उपयोग मानव में होता है। तो इस तरह से स्टेम सेल्स के द्वारा तैयार ऊतकों पर भी नई दवाओं का और नए रोगों की प्रकृति का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है। अदर पॉसिबल यूजेस, इन सब के अलावा कुछ दूसरे भी उपयोग हैं। यहाँ पे जितने भी
उपयोग बताए गए हैं। इनमें अधिकांश अभी पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है, उसका उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। केवल बोन मज्जा माने कि अस्थि मज्जा या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही संभव है। लेकिन अन्य जो बताए गए हैं इनके उपयोग भविष्य में, वैज्ञानिक जो है भविष्य में इनका उपयोग संभव बता रहे हैं। इनका उपयोग कैंसर के इलाज में, डायबिटीज टाइप 1 के इलाज में, बंध्यता, गंजापन, पार्किंसन रोग, हंटिंगटन रोग, हृदय रोग, मांसपेशियों के विकार, स्नायु विकार और कई अन्य रोगों का भी पूर्णतया स्टेम कोशिकाओं के द्वारा इलाज संभव है। अभी इस क्षेत्र में रिसर्च चल रहे हैं और सफलता मिलने पर इन सारे रोगों का इलाज जो है स्टेम कोशिकाओं के द्वारा किया जा सकता है। इनमें वयस्क स्टेम सेल का उपयोग भी किया जाएगा और भ्रूणी स्टेम सेल का भी उपयोग किया जाएगा। दोनों तरह के स्टेम सेल का उपयोग करते हुए विभिन्न रोगों में, जैसे कैंसर, डायबिटीज टाइप 1, बंध्यता, गंजापन, पार्किंसन रोग, हंटिंगटन रोग, हृदय रोग, मांसपेशियों के विकार, स्नायु विकार और कई अन्य रोगों में इनका उपचार संभव है। ठीक, तो ये सारे जो थे स्टेम सेल जो मानव में विभिन्न रोगों के इलाज में इनका उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है या भविष्य में या किया जाता है। अब आ जाइए स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी तो स्टेम सेल से जो है विभिन्न अंगों के क्षतिग्रस्त पेशी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति की जाती है। इसमें क्या होता है कि स्टेम कोशिका से विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रूप से कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि करा करके उस क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति की जाती है। इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी को रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है। पुनर्जननी औषधि, पुनर्जननी औषधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक है, क्षतिग्रस्त पेशियां हैं, इनकी जो है क्षतिपूर्ति स्टेम कोशिकाओं के द्वारा तैयार कोशिकाओं, पेशियों, ऊतकों द्वारा की जाती है। इसलिए स्टेम सेल थेरेपी को रीजेनरेटिव मेडिसिन या पुनर्जननी औषधि भी कहा जाता है। इसमें हम लोग अभी तो प्रायः स्टेम सेल थेरेपी के अंतर्गत जिस रोगी का या जिस व्यक्ति का इलाज करना होता है तो उसी से प्राप्त स्टेम सेल, विभिन्न अंगों से स्टेम सेल प्राप्त करके, यानी उसी स्टेम सेल का उपयोग, उससे ही प्राप्त स्टेम सेल का उपयोग करते हैं, इस जिससे कि भविष्य में
चिकित्सकीय असुविधाएं ना हो, किसी प्रकार का दूसरा विकार ना उत्पन्न हो। भविष्य में एप्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे रोगों का उपचार स्टेम सेल से संभव है। इस रोग में क्या होता है कि बार बार रोगी को रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो स्टेम सेल से तैयार ऊतक या कोशिकाओं द्वारा या अस्थि मज्जा के ट्रांसप्लेशन द्वारा बार बार रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्थि मज्जा द्वारा खुद ही रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं स्वतः ही उनके शरीर में बनने लगेगा। तो इस तरह से स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल उपचार संभव है। ओके, थैंक यू।